नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में मैं ऐसे आपको 50 शेयर बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा आज के ट्रेड में हलचल देखने को मिली। ये स्टॉक्स हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में है और इन शेयरों में क्या करना चाहिए ये बेहद जानना अहम है, क्योंकि बाजार में हमने देखा है कि आज 8500 के आसपास कहीं ना बाजार थोड़ा थकता हुआ दिख रहा है। आज इसने इंट्राडे में 8500 के लेवल को पार किया, उसके बाद जो है उसी के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश करा। लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे स्टॉक्स होंगे, सेक्टर्स होंगे, इस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। क्या अब ये तेजी एक मुनाफा वसूली में बदल सकता है? क्या आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए? मेटल शेयर में आज के ट्रेड में जोरदार रैली देखने को मिली है। वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक जो है एक साल के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या मेटल में मौका अभी भी है या वहां भी मुनाफा वसूली करनी चाहिए? कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे खरीदारी की अभी संभावना दिख रही है। खासतौर पर छोटे मझोले सेक्टर देखिए जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। नतीजों से पहले, चूंकि कल इंडस इंडियम के नतीजे आए, अब अगले हफ्ते इन्फोसिस के नतीजे आने वाले, उससे पहले कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। लगातार जी बिजनेस रोज आपको एक ऐसा शेयर बताएगा 12 बजे जिसके नतीजे बेहतर आने की संभावना है, जिसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा ओएमसी शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तेल गैस शेयर में देखिए आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। लेकिन बैंकिंग शेयर में देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी को कोई संभाल रहा है कोई सेक्टर, तो बैंकिंग शेयर है जहां खरीदारी देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर में हल्की बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करा। लेकिन मेटल इंडेक्स देखिए कहीं ना कहीं आज का जो है विनर सेक्टर कहा जाए किसी सेक्टर को तो वो मेटल इंडेक्स होगा। एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है मेटल इंडेक्स में, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और एक शेयर आज कहीं ना कहीं जिसकी लिस्टिंग हुई उसका शानदार रिस्पांस देखने को मिला। आज जो है क्विस कॉर्प की लिस्टिंग हुई, शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, करीब 56% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई। और आज भी देखिए शेयर का ये भी 57-58% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के कमोबेश उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर खासतौर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ करते हैं जिसमें आज जोरदार तेजी देखने को मिली है और उस पर चर्चा कम हो रही है। सेमेरू एंटरटेनमेंट देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शेयर में करीब 11% की मजबूती। कोकोआ केल्विन करीब 7.5% की मजबूती। गरवारे वॉलॉप्स करीब 7% की मजबूती देखने को मिली है। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग और ग्रिप्स कॉटन जैसे स्टॉक्स है जहां एक अच्छी मजबूती दिखा रहे। ये तमाम शेयर हैं जिसकी चर्चा कम हुई है, लेकिन आज देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ इन तमाम शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार लवलेश शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लवलेश जी, जिस तरह से मैंने कुछ एक स्टॉक्स की बात की है, ये ऐसे छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि अक्सर वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सेमेरू एंटरटेनमेंट देखिए, कोकोआ केमलिन, गवारे वॉल्फ जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या इन पांचों शेयरों में कोई आपको पसंद है? गुड आफ्टरनून मनीष। टेक्निकली अगर आपने जो भी स्टॉक्स बोले उनमें से अगर मैं एक ब्रेकआउट जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हुआ है, पहला तो रहेगा कोकोयूस कैमलिन। मेरे ख्याल से इस स्टॉक ने करंट लेवल्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इसमें लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्लस वॉल्यूम ऑन द हायर साइड रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो एक शॉर्ट टर्म में आपको एक क्रॉसओवर दिखेगा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का। मेरे ख्याल से यहाँ से एक इसमें अपर जो ट्रेजेक्टरी खुलती है वो 90 से 91 की रहेगी, तो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें एक 12 से 13% की बढ़त रह सकती है। और नीचे में इसमें इन्वेस्टर्स 76-75 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका एक बॉटम फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 12 से 13% की रैली अभी भी स्टॉक में आएगी। बाय ऑन डिप्स रहेगा इसमें स्ट्रैटेजी। तो 5 स्टॉक्स सेमेरो, कोकोआ, गरवारे वॉल्फ, टेक्नोफैब इंजीनियरिंग, ग्रिप्स कॉटन, इसमें कहीं ना कहीं लवलेस को जो है कोकोआ केमलिन पसंद है। उनको लगता है इसमें खरीदारी करके चलिए। 91 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 76 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। शेयर करीब अभी 7.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। आज ऑटो से स्टॉक्स में देखिए लगातार हमने देखा एक तेजी देखने को मिली। कल भी कई सारे ऑटो से स्टॉक्स थे जो मजबूती दिखा रहे थे। आज भी ऑटो से स्टॉक्स में रफ्तार देखने को मिली है। मिंडा कॉर्प आज का सुपर शेयर था, एक अच्छी मजबूती। इसके अलावा रिको ऑटो, कास्टेक टेक्स में हम देख रहे हैं लगातार अपर सर्किट देखने को मिला। आज भी करीब 5% के अपर सर्किट पे है। इसके अलावा राणे, मद्रास, लुमिक्स ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या ऑटो इंडस्ट्री में इन पांचों में कोई आपको पसंद है लवलेस, या इसके अलावा कोई शेयर है जहां आपको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है? जी, हमने जो पहले रैली आते हुए देखी थी ऑटो इंडेक्स कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी लेकर चलते कंज्यूमर डिमांड का, तो जो पहले रैली आई थी वो मेरे ख्याल से लार्ज कैप स्पेस में थी। सेकंड जो उनका मेरे ख्याल से लेग ऑफ बुलिश आई है वो ऑटो इंसुलर स्पेस में। रिको ऑटो में हमने मनीष पहले भी बात करी है, 37-38 के लेवल से हम इस स्टॉक को देख रहे हैं। जिस तरह से ये फॉर्मेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर है चार्ट पे। मेरे ख्याल से 44-45 के लेवल्स पे भी इसमें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हायर साइड पर मेरा लक्ष्य 47 से 48 का रहेगा। नीचे में
स्टॉक ने 41 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन करा है, आप उसी का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें प्ले कर सकते हैं। दूसरा एक काउंटर रहेगा मिंडा कॉर्पोरेशन। मेरे ख्याल से स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म करेक्शन जो एक रेंज थी 125.26 से 134, उसका आज ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम ऑन द हायर साइड पिछले कुछ 1-2 महीने से आज सबसे ज़्यादा है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में 144 तक का हमको लक्ष्य देखने को मिलेगा। नीचे में 131 130 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर बायोडिक्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिको ऑटो में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा मिंडा कॉर्प भी लवलीज को लगता है खरीदारी के चलिए 144 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 132 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। रिको ऑटो में उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, 47 रुपये का लक्ष्य, 42 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। अब बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लवलेस में एक साथ दो सेक्टर्स, दो बैंकिंग स्टॉक्स, दो अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों की मैं बात करूंगा। प्राइवेट बैंक में देखिए IDFC, ICICI बैंक, अच्छे काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि ICICI बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और DCB बैंक में खरीदारी देखने को मिली है। अब सरकारी बैंकों का हाल देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, केनरा बैंक, IDBI बैंक जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। खबर ये भी आ रही है कि इस हफ्ते जो है सरकार जो है सरकारी बैंकों में करीब 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक की पूंजी डालेंगी। हमने देखा है कि पिछले कल भी जब बाजार में तेजी आई, सेकंड हाफ में एक बड़ी रैली देखने को मिली, उसमें बैंकिंग शेयरों की भूमिका बेहद अहम थी। प्राइवेट बैंकों में अगर किसी को खरीदना हो तो कौन सा शेयर आप सलाह देंगे, और सरकारी बैंकों में किसी को खरीदना हो तो कौन सा शेयर आपका पसंदीदा होगा? जी मैं पहले प्राइवेट बैंक्स की बात करूंगा मनीष। जिस तरह से ICICI बैंक ने एक ज़ोरदार तेज़ी दिखाई है, मेरे ख्याल से वो लीडिंग ही रहेगा। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,000 के लेवल तक के एक बार टेस्ट करेगी आने वाले समय में। तो ICICI बैंक लीड गेनर रहेगा, 240 हम इसमें देख रहे हैं। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी इसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, इसमें तेज़ी बनी रहेगी। ऊपर में मेरे ख्याल से इसमें 282 तक का अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो लक्ष्य लेकर चल सकते हैं। दूसरी मेरी चॉइस रहेगी DCB बैंक। इसी सेक्टर में से कहीं ना कहीं छोटे मझोले जो शेयर्स हैं उनमें तेज़ी M&A को भी लेकर आ रही है, रिकैपिटलाइजेशन और जो इतनी एकदम न्यूज़ फ्लो हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। मेरे ख्याल से DCB बैंक भी ऑन द हायर साइड एक नया फॉर्मेशन, टॉप का फॉर्मेशन करेगा। 111 से 115 तक के इसमें लक्ष्य रहेंगे, नीचे में 101 स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में ये बैंक्स अगर छोड़ें तो हमारे पास PSU में बैंक ऑफ इंडिया अभी भी एक ऐसा कंटेंडर है जिसने लॉन्ग टर्म चार्ट पे डबल बॉटम फॉर्मेशन करा। 80-90 के लेवल्स पे ये बॉटम आउट हो चुका है। RSI कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वीकली चार्ट पे। मेरे ख्याल से इसमें कहीं भी कुछ करेक्शन आता है 5 से 6 रुपये का, तो आप बायोडिक्स की स्ट्रैटेजी रखें। 125 तक के इसमें लक्ष्य आगे देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं DCB बैंक पसंद है लवलेस को, उनको लगता है यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वो मान के चलने का ICICI बैंक खरीदारी कीजिए, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। DCB बैंक में उनको 114 का लक्ष्य लगता है, जबकि ICICI बैंक उनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ भी करीब 280 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ये कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार लवलेस बता रहे हो, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में सबसे ज़्यादा बज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ अब सुमित भी जुड़ चुके हैं। सुमित, हमने कल देखा इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए कि अब नतीजों की शुरुआत हो गई, अब हेवीवेट कंपनियों के नतीजे आने शुरू हुए। ऐसे में कई सारे छोटे मझोले कंपनियों के शेयर्स होते हैं, कंपनियों के नतीजे होते हैं जिस पे सबकी नज़र होती है, और नतीजों की उम्मीद में आप ऐसे ही स्टॉक्स, ऐसी ही कंपनियों के शेयर्स के बारे में बताते हैं। आज कौन सी कंपनी है जिसके नतीजों से उम्मीद काफ़ी बेहतर हो सकती है? शुक्रिया मनीष। आज ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी चुन के लाए हैं। मेनन बियरिंग को चुना गया है। चुनने की वजह 14 जुलाई कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी की बिक्री में करीब 23% और मुनाफे में हो सकता है 40% तक का एक इजाफा आता हुआ दिखाई पड़े। मार्जिन फ्रंट पर भी कंपनी की पिक्चर काफ़ी साउंड रहेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 4 से लेकर 5% के आसपास बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है और रफली 1.5 से 2% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया है। पिछले क्वार्टर से ही लगातार कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट कर रही है। रादर पिछले 2 साल से अगर देखें तो कंपनी ने डेट को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ईज आउट हुई है। दूसरा, अन्य ऑपरेटिंग खर्च जो कंपनी का पिछले क्वार्टर के अंदर था वो भी अगर आप 2 तिमाही से देखें तो उसको भी ईज आउट किया है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेशनलाइज कर रही है, तो वो कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी आधार पर माना जा रहा है कि कंपनी जो बॉटम लाइन है वो एक अच्छे नंबर दे सकती है। करीब 40% की ग्रोथ मुनाफे में रहने का अनुमान YOY बेसिस पे लगाया जा रहा है। कार्वी की एक रिपोर्ट को भी रिफर किया गया, उनका ये मानना है करीब 84 रुपये तक की 40 शेयर आने वाले समय में दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेनन बियरिंग एक शेयर जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। बिक्री में करीब 23% का, मुनाफा में 40% बढ़ने का अनुमान देखने को मिल सकता है।
कार्बी की रिपोर्ट को जिस तरह से सुमित ने रेफरेंस के तौर पे लिया भी है, नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। रोज़ आपको एक ऐसा शेयर हम बताएंगे, एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सुमित। शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड का करीब 7% की मजबूती के साथ, अब करीब 8% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। लवलेस मेनन बेयरिंग में हम देख रहे हैं कि थोड़ा वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, लेकिन आज देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिली है, नतीजे बेहतर आने की उम्मीद है। किसी के पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या लगता है अगला लक्ष्य इस शेयर में क्या देखने को मिल सकता है? जिस तरह से मेनन बेयरिंग ने, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में एक 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉस ओवर है स्टॉक ने वो सस्टेन करा है। एक ब्रेकआउट के बाद जनरली कंसोलिडेशन आता है, तो मेरे ख्याल से वो कंसोलिडेशन हमको दिखा भी है, लेस वॉल्यूम, लेकिन जिस तरह से आज वॉल्यूम पंप अप हुआ है, कोई अगर इस स्टॉक में बना हुआ है और अगर कोई शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेना भी चाहता है, मेरे ख्याल से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। करंट लेवल्स पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से इसमें 7 से 8 रुपये की और तेज़ी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 से 11% आप इसमें हायर साइड देख सकते हैं, जो इसलिए पिछला अपना टॉप फॉर्मेशन करा था Q4 2015 में। तो मेरे ख्याल से इसमें आप बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। इसमें आने वाले समय में मेरा टारगेट 81 से 82 रहेगा। नीचे में शॉर्ट टर्म में 65 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लाइंट्स चाहे तो उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर बाय कर सकते हैं। तो कहने का मेन बैंक में और भी तेजी देखने को मिल सकता है। लवलेस मानते हैं, उनको लगता है 81 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शेयर 8% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन अब टेलीकॉम स्टॉक्स देखिए, आज के ट्रेड में बहुत मजबूती देखने को नहीं मिली। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में टेलीकॉम स्टॉक्स में देखिए लगातार हमने गिरावट देखी, चाहे भारतीय एयरटेल देखिए, आज बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस शानदार देखने को नहीं मिल रहा है इन तमाम स्टॉक्स में। आइडिया में हमने देखा कि लगातार 110 से लेकर 120 के जोन में ही कई सत्रों से लगातार घूमता हुआ दिख रहा है। आज भारतीय एयरटेल में देखिए हल्की मजबूती, आइडिया 104 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन में हल्की खरीदारी देखने को मिले। टाटा कम्युनिकेशन देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेजी टेलीकॉम स्टॉक्स में आज के ट्रेड में देखने को नहीं मिल रही है। मेरे साथ अब असीम जुड़ चुके हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर लेके। असीम, जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों को जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बुलाया है और कुछ सवाल खड़े किए गए हैं, क्या है पूरी खबर? आज देखिए, जिस तरह से सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपए की अंडर रिपोर्टिंग की है, जिससे सरकार को करीबन 12,458 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वो रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है सौंपी गई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उसकी जांच जो है वो करनी शुरू कर दी है। 2 मीटिंग्स जो है वो पहले हो चुकी है। कल सीईओ टेलीकॉम कंपनी, उसके सीईओ और जो दूरसंचार विभाग के सचिव है, उनको बुलाया गया है एक्सप्लेन करने के लिए कि आप बताइए अंडर रिपोर्टिंग जो है किस तरह से हुई और किस तरह से सरकार को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। तो अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से सेटिस्फाई नहीं होती है तो टेलीकॉम कंपनियों को ये रकम जो है भरने के लिए जो है वो कह सकती है, या दूरसंचार विभाग को ये कह सकती है कि इनको आप नोटिस जारी कीजिए और इनसे जुर्माने की रकम जो है ये वसूलिए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो दूरसंचार विभाग उसके ऊपर जो है काम कर रहा है, जल्दी ही उसके बेसिस पर नोटिस जो है इन टेलीकॉम कंपनियों को जारी कर सकता है। शुक्रिया असीम। कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों जो ने इनकम में जो है अपनी कुछ गड़बड़ी की है, आय को कम दिखाया, उसके बाद जो है कहने के सीएजी की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद अब जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इनको बुलाया है कि आप इस बारे में पूरी जानकारी दें। टेलीकॉम स्टॉक्स आप देखिए, खासतौर पर लवलेस, आइडिया जैसे स्टॉक्स ने बाजार कहाँ से कहाँ आ गया, एक अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन आइडिया जैसे स्टॉक जिसके नतीजे आए थे, नतीजे खराब थे, उसके बाद से लगातार गिरावट। रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। भारतीय एयरटेल का भी कम सही हाल है। क्या टेलीकॉम स्टॉक्स में कोई आपको पसंद है खरीदारी करने के लिए? अगर खरीदारी करने के लिए पसंद है तो क्या कोई बिकवाली के लिए कोई मौका है किसी शेयर में? मनीष, मैं बिकवाली की तो सलाह नहीं दूंगा टेलीकॉम स्टॉक्स में, क्योंकि न्यूज़ जो है मेरे ख्याल से बहुत टाइम से चली हुई आ रही है, तो काफ़ी कुछ प्राइजेस में ऑलरेडी एब्जॉर्ब है। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट ने भी बिहेव करा है, मेरे ख्याल से लार्ज कैप मिड कैप सारे स्पेस में हमने एक अच्छी खासी बाइंग देखी है। तो फिलहाल तो मैं इसमें शॉर्ट सेल की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बॉटम पे है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में। रिलायंस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मेरी बाइंग रडार पर रहेगा। 46-47 पे भी हमने इस स्टॉक को डिस्कस करना था। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी शॉर्ट टर्म नज़रिए में भी अगर एक गिरावट आती है 49.50, तो मेरे ख्याल से आप इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है, ओवर शॉर्टिंग हो चुकी है, मेरे ख्याल से ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी है। तो इनकी बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी सी रखिए, कहीं भी 3 से 4% की गिरावट आए तो आप इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। अगर 1-2 स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन ऑफकोर्स 50 के लेवल्स पे और आइडिया सेलुलर 99 से 98 के लेवल्स पे आप बाय एंड डिप्स के लिए रडार पर रख सकते हैं।
मेटल माइनिंग शेयर देखिए, बाजार वापस से कहीं ना कहीं 8500 के लेवल को पार करने की कोशिश करा, लेकिन मेटल माइनिंग स्टॉक्स देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। लोअर लेवल से जब फरवरी के आसपास हिंडाल्को ने जो लोअर लेवल छुआ था करीब 66 के आसपास, वहां से शेयर का रिटर्न देखिए 120% ज़्यादा का देखने को मिला। कमोबेश यही ट्रेंड वेदांता में देखने को मिला, टाटा स्टील में देखने को मिला। ये तमाम शेयर 1 साल के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। लवलेस, जिस तरह से हमने देखा है कि मेटल शेयर का परफॉर्मेंस शानदार देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर, इन पांचों में कोई पसंद है क्या आपको? जी बिल्कुल। मेटल शेयर्स में जिस तरह से हमने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखा है, काफ़ी कुछ अच्छा रिटर्न्स ऑलमोस्ट सारे स्टॉक लेकर अच्छा रनअप दे दिया है, बट समवेयर आई बिलीव टाटा स्टील इज स्टिल फेवरेबल स्टॉक जो चार्ट्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में हमको 350 तक के एक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसका जो क्रॉस ओवर हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने जो प्रीवियस टॉप्स जो इसलिए अर्ली 2016 में बनाया था, एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है। छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, बस शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेजेस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से 325-326 तक भी गिरावट आए तो इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चले। 350 के इसमें आने वाले समय में हमारा लक्ष्य रहेगा। तो कहने के टाटा स्टील मॉडल में मजबूती देखने को मिल सकती है। लवलेस को लगता है 350 तक देखने को मिल सकता है, टारगेट 315 का उनको मान के चलेगा स्टॉपर्स। एक छोटे में एक छोटा सेक्टर बता रहा हूँ, ओएमसी स्टॉक्स देखिए, लवलेस एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में तेजी देखने को मिले। इसके अलावा ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स देखिए, डॉल्फिन ऑफशोर, अवन ऑफशोर, अल्फाजियो, सिलान, गोल ऑफशोर, ऐसे स्टॉक्स में मजबूती है। ओएमसीज में क्या पसंद है आपको, और ऑयल ड्रिलिंग में कौन सा शेयर पसंद है? जी ऑयल ड्रिलिंग में मैं अबान ऑफशोर के साथ जाना चाहूँगा। करेंटली 233 पे 210 के आसपास जो इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट करा था वीकली चार्ट पे, लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था। मेरे ख्याल से वो इसने कंटिन्यू रखा है। कहीं ना कहीं हमने 4-5 दिन पहले भी इसमें एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखी थी। अभी एक फिलहाल कंसोलिडेशन में मैट एंड होल्ड पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मेरे ख्याल से दिस इज 4th कैंडल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बिग वाइट कैंडल स्टिक। कहीं ना कहीं इसमें अभी भी एक ऊपर में 245 से 250 तक का आपको एक लक्ष्य देखने को मिलेगा। नीचे में 225 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी मेरी इंद्रप्रस्थ गैस रहेगा। स्टॉक ने कहीं ना कहीं हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन को कंटिन्यू करा है। जिस तरह से अभी इसने रिसेंटली बॉटम आउट करा है 590 से 600 की रेंज में, मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक मिल सकता है चार्ट्स पे। इसमें नीचे में 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें हायर साइड के लिए बेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी 635 तक का लक्ष्य आपको ऊपर देखने को मिलेगा। कहने के अवन ऑफशोर पसंद है, 250 का लक्ष्य मांगे चल रहे हैं, 225 रुपये का आपको स्टॉपर्स लगाना होगा इसमें। लवलेस, आपसे कई सारे स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर है, आप भी इसको देखिए। कहने को इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ अंचल जुड़ चुके हैं। अंचल, 50 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी की आप बात कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं प्राइवेट कंपनियों में जिनको ये मिलते हैं 50 करोड़, 8 जीरो होते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं जिनको इतनी ज़्यादा रकम मिलती है? और आपके एक आंकड़े पे हम जाएँ तो एक को तो 100 करोड़ भी मिलता है। एक क्यों मनीष, 2 ऐसे सीईओज हैं जो 2 ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इस समय 100 करोड़ से ज़्यादा की तनख्वाह ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, देखिए आईटी को हमेशा से कहा गया एक अच्छा पे मास्टर है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है उसे साफ दर्शाता है। देखिए सीपी गुरनानी मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है। ये टेक महिंद्रा में है और टेक महिंद्रा की आला कमान संभालते हैं। इनकी सैलरी FY15 के अंदर 165 करोड़, 165.57 करोड़, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज है आईटी सेक्टर में। जितनी भी आईटी लिस्टेड कंपनीज हैं, टेक महिंद्रा में सीपी गुरनानी को सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती थी। उसी समय विनीत नायर, वो भी टेक महिंद्रा में करीब करीब 120 करोड़ की तनख्वाह उन्हें मिलती थी। इस बारी उनका रिविजन किया गया, उनकी सैलरी को हाइक किया गया और FY16 की सैलरी उन्होंने सीपी गुरनानी को भी पीछे छोड़ दिया। 170 करोड़ के पार अब उनकी नई तनख्वाह हो गई है। विशाल सिक्का सभी जानते हैं, इन्फोसिस में आए, जब से आए इन्फोसिस को टर्न अराउंड कर दिया। एक हेल्दी सैलरी 48.73 करोड़ की सैलरी ये एंजॉय करते हैं। FY16 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बारी बोर्ड ने स्पेशली 1 करोड़ ज़्यादा बोनस दिया। तो देख सकते हैं आप कितनी हैवी पे आउट्स आपको आईटी स्पेस में मिलते हैं। साथ ही साथ देखिए एन चंद्रशेखर TCS के काफ़ी समय से कमान संभाले हुए हैं और लगातार परफॉर्मेंस डिलीवर करते जा रहे हैं। इनकी भी तनख्वाह करीब करीब 26 करोड़ के आसपास है। लेकिन एक और सेक्टर है मनीष, आईटी डेफिनेटली अच्छा पेमेंट मास्टर माना जाता है, लेकिन उसके अलावा ऑटो स्पेस भी है। ऑटो स्पेस में आप सबसे पहले पवन मुंजाल की तनख्वाह के देखिए। पिछले साल FY15 के अंदर पवन मुंजाल की सैलरी थी 44.62 करोड़
ऑलमोस्ट 50 करोड़ को टचिंग थी। वहीं दूसरी ओर राजीव बजाज 22.33 करोड़ एनुअल सैलरी थी इनकी। इसके साथ साथ पवन गोयनका M&M के हेड, इनकी तनख्वाह 10.38 करोड़ थी। सिद्धार्थ लाल अशोक लेलैंड के हेड हैं, ये 6.76 करोड़ की इनकी सैलरी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग, राधा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आरसी भार्गव, आपको इनकी तनख्वाह बता दूं, FY15 के अंदर इनकी तनख्वाह थी 3.4 करोड़। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हेड है, चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। लेकिन उसके अलावा करीब 22 ऐसी कंपनियां हैं जिसके बोर्ड में ये बैठते हैं कि उनमें नाम मारुति है, डाबर है, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, आइडिया, पोलारिस जैसे नाम शामिल है। और इनकी कुल तनख्वाह 3.4 करोड़ है। तो एक तरफ आपके पास सीपी गुरनानी है जो 165 करोड़, 150 करोड़ से पार की तनख्वाह एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरसी भार्गव है, देश की सबसे बड़ी पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर, उनकी तनख्वाह 3.5 करोड़ के आसपास है। कहीं ना कहीं अंचल जब आप ये बता रहे डेटा तो अलग दुनिया लग रही थी सैलरी के लिहाज से देखें तो। कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस अगर कहा जाए सैलरी के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा देते हुए दिखे। आईटी स्टॉक्स में लवलेस कई सारे, अंचल शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि अगली बार कुछ और आप नए सेक्टर्स लेके आएंगे जिसमें कि सीईओज़ को काफ़ी भारी भरकम वेतन के तौर पे मिलते होंगे पैसे। आईटी स्टॉक्स में जिस तरह से अंचल ने बताया लवलेस कि कई सारी कंपनियां हैं जिसमें 170-172 करोड़ रुपये तक जो है कंपनी के सीईओज़ को एनुअल इनकम मिलते हुए दिखे। चलिए उतने पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दर्शकों को कौन सा आईटी स्टॉक्स खरीदना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? जी, जिस तरह से हमने बात करी, मेरे ख्याल से अगर कोई इन्वेस्टर है जो इस तरह का क्रिएशन करना चाहता है तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी लिस्टेड में NIIT एक ऐसी कंपनी है जो करंटली 84-85 के लेवल्स पे। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है कंपनी का, 1300 से 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एंजॉय करती है। प्लस इट हैज़ बीन अमंग द टॉप 10 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जिसने मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ट्रेनिंग लेवल्स में काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करा है। 84-85 के लेवल्स में मेरे ख्याल से स्टॉक काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से अगर कोई टेक्निकली इसमें टारगेट निकाले तो मेरे ख्याल से अभी 125 से 126 एक करीब यहाँ से 25 से 30% की और तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नीचे में स्टॉक ने 74 पे अच्छा एक फॉर्मेशन करा है सपोर्ट का। मेरे ख्याल से आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। कहीं ना कहीं NIIT में खरीदारी के चलिए लवलेस को लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 126 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं। बाजार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं वापस से 8500 को निफ्टी पार करने की कोशिश करा। आज लवलेस हमने एक ट्रेंड और देखा है कि चाय कॉफ़ी शेयर में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा चीनी शेयर देखिए वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली। चाय कॉफ़ी शेयर के पास सबसे पहले बात करें, हर्षल मलयालम, जयसी ट्री, असम कंपनी, मैक्लोयड रसल जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। बॉम्बे बर्मा जैसे स्टॉक्स में तेजी है। कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद हो? जी बिल्कुल, टाटा कॉफ़ी हमारे रेडार पर रहेगा। स्टॉक ने कहीं ना कहीं पोस्ट ब्रेग्जिट इवेंट 95-96 के एक ब्रेकआउट दिया था। कहीं ना कहीं कंपनी को इससे फंडामेंटली फ़ायदा तो होगा उसके मार्जिन्स में। चार्ट्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है 109-110 तक का, बट मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल बाइंग ही रहेगी। 132 तक के इसमें हायर साइड हम एक टारगेट्स देख सकते हैं। नीचे में स्टॉक 106-107 पर अच्छा फॉर्मेशन कर चुका है, अब उसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा काउंटर रहेगा बॉम्बे बर्मा। जिस तरह से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, जब भी ये रैली करता है एक 10 से 15% की ऑलमोस्ट रैली हमको कंटिन्यूस देखने को मिलती है चार्ट्स पे। 417 पे काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसमें 435 तक के हमारे लक्ष्य रहेंगे। तो टाटा कॉफ़ी और बॉम्बे बर्मा दो ऐसे स्टॉक्स जो लवलेस को पसंद है। लवलेस शुक्रिया आपका, पैसा स्टॉक्स के आपके साथ चर्चा हुई।